हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपका मेंटर और आप मेरे साथी। मैं आज इस संविधान की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ मेरे दोस्त। पिछली कक्षा में हम अनुच्छेद 21 तक पढ़ चुके थे। एक बार और बता देता हूँ मेरे दोस्त, अनुच्छेद 21 में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21 में पढ़ा था हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें था सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार है। इसमें निजता का अधिकार है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। दोस्तों, पुलिस आपका चालान काटती है तो आपके दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण करने के लिए काटती है। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, हमने पढ़ा था दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था दोस्तों। अनुच्छेद 21 के या ए के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है। ये अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए मेरे साथी। एक इम्पोर्टेंट नोट है मेरे दोस्त, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं रोका जा सकता। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को रोका नहीं जा सकता। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। इसमें क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें 3 पॉइंट होते हैं मेरे साथी। पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। पॉइंट 1, आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। वारंट दिखाना होगा कि किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सहशरीर प्रस्तुत करना होगा। सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा और पसंद का वकील रखने का अधिकार है। पॉइंट 1 क्या है मेरे साथी? कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर सहशरीर न्यायालय तक पहुंचाना होगा और अपने पसंद का आप वकील रख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के अंतर्गत आता है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या है? अपराध करने से रोकने के लिए बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है मेरे साथी, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अपराध करने से पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया है, शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेरे साथी, 3 महीने तक नज़रबंद किया जा सकता है। नज़रबंद का मतलब है समाज से मिलने नहीं दिया जाएगा, बात करने नहीं दी जाएगी, कहीं आने जाने नहीं दिया जाएगा। आपको ऐसे स्थान पर रखा जाएगा कि आपका समाज से कोई संपर्क नहीं होगा मेरे दोस्तों, कोई भी संपर्क नहीं करने दिया जाएगा। इसका मतलब है नज़रबंद करना। ठीक है, इसमें दोस्तों कई तरह के कानून आए। मीसा है, एनएसए है, टाडा है, पोटा है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 जो है मेरे साथी, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं।
हमें पढ़ना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इनके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बलात् श्रम पर रोक। बलात् श्रम पर रोक। बलात् श्रम क्या है मेरे दोस्तों, जबरदस्ती श्रम। जबरदस्ती श्रम या बेगारी। जबरदस्ती श्रम, बेगारी और मानव व्यापार पर पूर्ण रोक है। मानव व्यापार पर पूर्ण रोक है। इसका एक अपवाद है मेरे साथी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार अनिवार्य सेवा ले सकती है। इसका मतलब है दोस्तों, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। बेगारी है, बिना पैसे के काम नहीं करा सकते। ठीक है मेरे साथी। और मानव व्यापार पर पूर्ण रोक है। मानव व्यापार मतलब मनुष्य की तस्करी, खरीद बिक्री। ठीक है मेरे साथी। जैसे बच्चों को बेचा जाता है दोस्तों, आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा। आगे चलते हैं मेरे साथी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम पर रोक। 23 में क्या था, आप जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करा सकते, बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब है बिना सैलरी के, बिना पैसों के किसी से काम नहीं करा सकते। मानव व्यापार पर पूर्ण रोक लगी हुई है। और बाल श्रम पर रोक का मतलब है दोस्तों, 24 में क्या है, बाल श्रम पर रोक। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक काम या कठिन काम नहीं कराया जा सकता। कठिन काम किसे माना जाएगा, जैसे कारखाने, खदान, इस तरह के जो काम हैं दोस्तों, ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से नहीं कराया जा सकता। ठीक है मेरे साथी। अनुच्छेद 23 में हमने पढ़ा बलात् श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 में हमने पढ़ा बाल श्रम पर रोक। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। इसी क्रम में आगे के अनुच्छेद देखते हैं मेरे साथी। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी धर्म का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अंतःकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है दोस्तों, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक आचरण की आज़ादी है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उदाहरण के लिए है, जैसे सिखों को कृपाण, मुस्लिमों को हिजाब और हिंदुओं को टीकी रखने की स्वतंत्रता है। टीकी का मतलब दोस्तों होता है जो बाल छोड़े जाते हैं, जिसे हम चोटी बोलते हैं दोस्तों। ये आपको स्वतंत्रता है इस तरह की चीज़ें कार्य करने की। ये किस में आता है दोस्तों, अनुच्छेद 25 में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है। जैसे दोस्तों मुस्लिम लोग टोपी लगाते हैं, तो आप वो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, सामूहिक स्वतंत्रता। सामूहिक स्वतंत्रता। सामूहिक स्वतंत्रता में क्या है मेरे दोस्तों, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी। आप धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी है। उदाहरण के लिए, किसी सड़क पर आप नमाज पढ़ना हो गया, आप किसी भी गली में टेंट लगाकर यज्ञ करने लगे। किसी भी दोस्तों आपने देखा होगा गली में कोई भी प्रोग्राम, जागरण, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है, आप वो कर सकते हो। ठीक है मेरे साथी। जैसे मुस्लिम लोग नमाज के टाइम सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तो वो उनकी स्वतंत्रता है, वो पढ़ सकते हैं।
हिंदू धर्म में आप यज्ञ कर रहे हैं या किसी गली में आपने जागरण का टेंट लगाया है, इस तरीके के कृत्य आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथी, अनुच्छेद 27 क्या है? अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कर से मुक्ति। धार्मिक कर से मुक्ति। ठीक है मेरे साथी, धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कर से मुक्ति। दोस्तों, किसी मंदिर बनाने के लिए आपने कोई धन इकट्ठा किया है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगेगा मेरे साथी। क्या कहा मैंने? धार्मिक कर से मुक्ति। धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? सरकारी शिक्षा संस्थानों में मनाही। सरकारी शिक्षा संस्थानों में मनाही। इसके अंतर्गत आता है मेरे साथी, पूरी तरह सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे संस्कृत या उर्दू भाषा हैं, धर्म नहीं है, अतः इन्हें पढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, संस्कृत एक भाषा है, इसे हिंदू धर्म से ना जोड़ा जाए। उर्दू एक भाषा है, इसे मुस्लिम धर्म से ना जोड़ा जाए। इनकी शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है मेरे साथी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, भाषा ही शिक्षा दी जा सकती है। ये भाषा ही शिक्षा है, जैसे संस्कृत उर्दू हो गए। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में मनाही। किस चीज़ की मनाही है? धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। सरकारी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की मनाही है। भाषाई शिक्षा आप दे सकते हैं दोस्तों, जैसे संस्कृत या उर्दू। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद आगे है मेरे दोस्त, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है मेरे साथी, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है साथी, इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 29, जिसमें है संस्कृति की रक्षा। संस्कृति की रक्षा। ठीक है दोस्तों, किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। किसी भी अल्पसंख्यक, दोस्तों किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा, उसकी लिपि या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ठीक है मेरे साथी, संस्कृति की सुरक्षा, इसमें है किसी भी अल्पसंख्यक कौन होते हैं दोस्तों? जो कम संख्या में होते हैं, जैसे भारत के अंदर सिख, ईसाई, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। तो इन्हें दोस्तों किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। दोस्तों, आपने बहुत एग्जाम्पल देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि बुर्का पहन के जाती हैं, जो बच्चियां हैं बुर्का पहन के जाती हैं, उन पर अक्सर विवाद होता रहता है। तो वो उनकी स्वतंत्रता है दोस्तों, वो पहन के जा सकती हैं, उनकी संस्कृति है वो, इस आधार पर आप संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 संस्कृति की रक्षा। ठीक है मेरे साथी, यदि अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं तो वे अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं। यानी कोई अल्पसंख्यक है और वो बहुसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने में संकोच करता है,
तो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था खोल सकते हैं और उन्हें अनुदान भी देगी उनके संस्था खोलने के लिए। ठीक है मेरे साथी, अल्पसंख्यक मैंने बताया दोस्तों, भारत में सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, ये अपने शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। आगे आता है मेरे दोस्त संपत्ति का अधिकार। जैसे मैंने पहले भी बताया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो अब वर्तमान में नहीं है, इसे हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 भाग 3 के अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ये पैतृक संपत्ति है। अनुच्छेद 31 ये पैतृक संपत्ति है दोस्तों। इसमें क्या है, भाग 12 अनुच्छेद 300 के में रख दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। देखिए मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार जो अब समाप्त कर दिया गया है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें पैतृक संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जो आपको आपके पिता से मिलती है, पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। ठीक है दोस्तों, इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। क्या किया गया दोस्तों, मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया। अब ये वर्तमान में क्या है दोस्तों, अब ये अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। ठीक है मेरे साथी, मैं ऐसी आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है मेरे साथी। अब अंततः इसका निष्कर्ष क्या निकालें दोस्तों, हम मूल अधिकारों को सरकार या जनता नहीं छीन सकती। मूल अधिकारों को सरकार या जनता नहीं छीन सकती, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। जैसे भूमि अधिग्रहण के तहत भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, यानी मूल अधिकार सरकार नहीं छीन सकती है, लेकिन कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। ये निष्कर्ष निकल कर आता है दोस्तों। ठीक है मेरे साथी, नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 को ही दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, संविधान का हृदय कहा। ठीक है मेरे साथी, और संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों, वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसके अनुसार, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के अनुसार। देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 32 क्या कहता है। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है, ये वह अधिकार है जो सभी मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाता है। सुरक्षा तंत्र दोस्तों, यह अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करती है। दोस्तों कितने प्रकार की रिट जारी करती है, 5 प्रकार की
रीट जारी करती है। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है मेरे साथी, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। 5 प्रकार की रीट बताया था दोस्तों मैंने। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार की रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के ये दोस्तों हथियार के रूप में जाने जाते हैं। क्या है? पहला है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर प्रस्तुत करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ है। 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है? परमादेश। ये है हम आदेश देते हैं। परम आदेश का मतलब है, परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी दोस्तों, अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने कर्तव्य ठीक से नहीं करता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी कर देती है। परमादेश एक रिट लगा देती है, कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा किस अधिकार से? अधिकार प्रक्षा का मतलब है किस अधिकार से। ठीक है मेरे साथी। इसका उद्देश्य है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर बैठ जाता है। ठीक है मेरे साथी। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोकना। ऊपरी न्यायालय द्वारा निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर रोकना। ऊपरी न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर रोकता है। ठीक है मेरे साथी। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है मंगवा लेना। मंगवा लेना। जैसे निचली अदालत के फैसले को रद्द करके मामले को अपने पास ट्रांसफर करना। ठीक है, तो एक बार वीडियो और देखिएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक है मेरे साथी, नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना, मीडिया और गुप्तचरों के अधिकारों को सीमित करना। अधिकारों को कम किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है मेरे साथी, अनुच्छेद 34 पढ़ते हैं। जहां सेना का कानून लागू हो वहां अधिकारों पर रोक। जहां सेना का कानून लागू होता है दोस्त, सेना के कानून को मार्शल लॉ बोलते हैं। सेना के कानून को क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। तो जहां सेना का कानून लागू होता है वहां अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है मेरे साथी। अधिकारों को लागू करने के लिए संसद कानून बनाएगी। ठीक है मेरे साथी। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। केवल भारतीयों के लिए ऐसे अनुच्छेद हैं मेरे साथी जो केवल भारतीयों को ही लिए प्राप्त होते हैं, विदेशियों के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति विदेशी भारत में रह रहा है तो उसे ये अनुच्छेद प्राप्त नहीं होंगे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इसी प्रकार जो अनुच्छेद भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए दोनों को प्राप्त हैं, ये है अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 के, 23, 24, 25, 28। ठीक है मेरे साथी। ये अनुच्छेद विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं और भारतीयों को तो है ही। ठीक है मेरे साथी। निलंबन और रक्षक क्या है? निलंबन का मतलब है दोस्तों आपातकाल में राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर निलंबन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है मेरे साथी।
प्रतिबंध क्या है? संसद स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है मेरे साथी। रक्षक, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है मेरे साथी। एक नोट है, हड़ताल करना या वोट डालना मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों ये कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, बच्चों को स्नेह दीजिए। एक सुंदर भारत के सपने के लिए मेरे साथ खड़े होइए दोस्तों। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और करते रहिए। दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, एक दिन ज़रूर मिलती है। आप निरंतर करते रहिए। ठीक है मेरे साथी। नमस्कार। जय हिंद।